नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, आज हम आपको नारनौंद सीट का बारे में बताएंगे। नारनौंद सीट हिसार लोकसभा में पड़ती है और एक वीआईपी सीट है हरियाणा में। वीआईपी इसलिए है क्योंकि यहाँ से कैप्टन अभिमन्यु जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2014 में वो चुनाव जीते थे। और जब वो चुनाव जीतते हैं तो हरियाणा कैबिनेट में उनकी स्थिति जो है, 2014 में उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। बहुत सारे अच्छे डिपार्टमेंट्स दिए गए थे और एक तरह से उनकी स्थिति जो है वो डिप्टी सीएम जैसी हो जाती है। तो उनका सीएम बनने का भी चांस तब था, तब ये बात चर्चा में थी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर सीएम बने और इनको एक तरह से ऑफिशियली तो डिप्टी सीएम नहीं बोला गया, लेकिन डिप्टी सीएम जैसी ही स्थिति में रखा गया। काफी भारी भरकम इनको डिपार्टमेंट दिए गए, इसलिए ये एक वीआईपी सीट है। हमने इस सीट का सर्वे किया और जानने की कोशिश की कि दोनों तरफ से, कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट जो है भारी चल रहा है इस स्थिति में। तो पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में यहाँ से जो मुख्य रूप से जो उम्मीदवार नजर आते हैं, वो हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन हमें जो कैंडिडेट मिले वो डॉक्टर अजय यादव और जस्सी पेटवाल, ये दो कैंडिडेट भारी भरकम लगे। हमारे सर्वे में भी इनके रिजल्ट आए। जस्सी पेटवाल को अच्छा समर्थन है वहां पर, और डॉक्टर अजय को भी ठीक ठाक समर्थन है, लेकिन वो जस्सी पेटवाल से काफी पीछे है। तो इन पूरी जो जो नाम सामने आ रहे हैं हमारे सर्वे में, या किसका चांस बन सकता है, कौन जीतने की स्थिति में आ सकता है, पहली बार तो किससे टिकट मिल सकती है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक जोगिंदर कथुरिया जी, तो उनसे बात करेंगे। जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जोगिंदर जी, पहले तो ये समझाइए कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उनमें आपकी नजर में कौन कौन बड़े कैंडिडेट हैं और उनका क्या यहाँ पर पॉपुलर होने का या आगे अगली पंक्ति में होने का क्या कारण है? देखिए सर, कांग्रेस में जो प्रत्याशी हैं, शैलजा गुटसे डॉक्टर अजय चौधरी का नाम सर्वोपरि है और उनके नाम के लिए कुमारी शैलजा वीटो का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इस सीट के लिए अड़ भी सकती हैं कि ये सीट डॉक्टर अजय चौधरी जी को दी जाए, क्योंकि वो कांग्रेस के पूर्व में महासचिव भी रहे हैं प्रदेश कांग्रेस में। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जी के गुट से दो नाम आगे रखे जा सकते हैं। यदि जाट चेहरे के तौर पर उम्मीदवार उतारना हुआ तो जस्सी पेटवार, जो कभी आईएनएलडी की टिकट पर यहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनसो के यूथ के प्रेसिडेंट भी होते थे, वो पूरे हरियाणा प्रदेश की जो यूथ विंग है इनेलो की, उसके प्रेसिडेंट भी होते थे जस्सी पेटवार। 5 साल से वो कांग्रेस में आकर काफी ग्राउंड पर मेहनत की है। प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं रहा कि वो हल्के में एक्टिव नहीं रहे हों, रेगुलर हल्के में एक्टिव रहे, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। और जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी भविष्य की टीम तैयार करना चाहते हैं, उसमें जस्सी पेटवार को भी ये मान के चल रहे हैं कि ये हम मेरी भविष्य की टीम का सदस्य बन सकता है, इसलिए जस्सी पेटवार को एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा सकता है। जी, तो आपकी नजर में, क्योंकि जो डॉक्टर अजय चौधरी हैं, वो एकदम क्लोज हैं, बिल्कुल सबसे क्लोज माने जाते हैं शैलजा जी के। तो शैलजा जी अगर अड़ेंगी तो कुछ सीटें तो उन्हें देनी ही होंगी। और लेकिन जो हमने सर्वे करवाया, उस सर्वे के अंदर डॉक्टर चौधरी का जो नाम था वो थोड़ा पीछे चल रहा है। लगभग 20% ही लोग उनके नाम को प्रेफर कर रहे हैं। और जहां तक जस्सी पेटवाल की बात है, उनको काफी ज्यादा बहुमत है। 75% लोगों ने, हमारे जो ऑनलाइन सर्वे है
उसमें कहा कि जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिलना चाहिए। मैं दर्शकों को एक बात याद दिलवा दूं, इसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति जरूर हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन सर्वे है। ऑनलाइन सर्वे को कोई भी कैंडिडेट जो है अगर उसकी नजर में आ जाए तो उसे मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन विस्तार से जानने का फिलहाल कोई तरीका नहीं है जब तक आप फिजिकल ग्राउंड पर ना जाएं। और उसमें भी स्कोप रहता है कि जो बच्चे सर्वे कर रहे हैं वो जेन्युइन कर रहे हैं या किसी इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जस्सी पेटवाड़ काफी आगे है। तो आप जरा जस्सी पेटवाड़ का बैकग्राउंड बताएंगे, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है और डॉक्टर अजय चौधरी का क्या बैकग्राउंड रहा है? देखिए, डॉक्टर अजय चौधरी जी के पिताजी 1972 में पहली बार चुनाव लड़े थे। पहला चुनाव वो हार गए थे। उसके बाद लगातार 4 चुनाव 1977 से 1996 तक वो लगातार नारनौंद के विधायक रहे। 4 बार वो विधायक रहते हरियाणा सरकार में मंत्री भी बने हैं। वो देवीलाल सरकार में शायद मंत्री बने थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। फिर 1996 और 2000 के चुनावों में उनको मुक्की खानी पड़ी और 2005 में डॉक्टर अजय चौधरी कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे, परंतु वो तीसरे स्थान पर रहे थे। अब रामकुमार गौतम जी जो वर्तमान विधायक हैं, ये विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, और सरोज मोर वो दूसरे स्थान पर रही थी। तब डॉक्टर अजय चौधरी तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। उसके बाद डॉक्टर अजय चौधरी यहाँ इतने एक्टिव नहीं रहे नारनौंद में, और आज तक उसके बाद चुनाव नहीं लड़ा। यही कारण है, यही निष्क्रियता है कि जो उनकी परसेंटेज है वो केवल 18% तक सिमट गई। उनकी लोकप्रियता, उन्हें लोग प्रत्याशी के तौर पर उनके कंपैरिजन में एक युवा चेहरे जस्सी पेटवाड़ को देखना चाहते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि जो हिसार लोकसभा है उसमें एक ब्राह्मण प्रत्याशी और एक ओबीसी प्रत्याशी पर जरूर दांव खेलना चाहेगी कांग्रेस। 7 विधानसभा सीटें हैं हिसार जिले की, और वैसे हिसार लोकसभा की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें एक ओबीसी या तो बरवाला या फिर नलवा, इनमें से तो ओबीसी चेहरा उतारा जा सकता है। मुझे लगता है यदि ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलना हुआ तो जो सामाजिक सामंजस्य है और जो सर्वे आधारित कांग्रेस टिकट देने की बात करती है और सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है, उसमें या प्रोफेसर राम भगत शर्मा पर भी दांव खेला जा सकता है। और अभी रामकुमार गौतम जो कि वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने भी अपना रुख साफ नहीं किया है। वो भविष्य में कांग्रेस के साथ जाएंगे या भाजपा के साथ जाएंगे या वो चुनाव से किनारा करेंगे। वो भी वहां के अहम और कद्दावर चेहरे हैं। उनका, रामकुमार गौतम जी का अपना वोट बैंक है। वो लगातार कई वर्षों से यहाँ चुनाव लड़ते आए हैं। मुझे जहां तक याद आ रहा है 2006 में वो पहली बार चुनाव बाद लड़े। में बात करते हैं। अभी हम बीजेपी कांग्रेस के जो प्रमुख कैंडिडेट हैं उन पर ही फोकस रखते हैं जो हमारे सर्वे में आए। जस्सी पेटवाड़ का आप बताएंगे कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, कब से दर्शकों को कि उनको थोड़ा क्लैरिटी हो कि कब से हैं ये राजनीति में? जहां तक याद आ रहा है ये 2016 में जिला पार्षद बने थे। जिला पार्षद कोई 5-7 गांवों को मिलाकर एक जिला पार्षद बनते हैं। तो वहां से आईएनएलडी ने फिर इन्हें पूरे हरियाणा का यूथ आईएनएलडी का प्रेसिडेंट भी बनाया, जहां तक मुझे ज्ञात है। उसके बाद 2019 का चुनाव इन्होंने आईएनएलडी की टिकट पर लड़ा और शायद 5000 वोट ही ये गेन कर पाए थे। परंतु 2019 में जो आईएनएलडी बिल्कुल गर्त में थी, केवल उनके सर्वे सर्वा सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला एकमात्र सीट ही जीत पाए थे। 5000 वोट
जस्सी पेटवाड़ को यहाँ पर मिले थे आईएनएलडी की टिकट पर। और अब मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों से लगातार इन्होंने नारनौंद के हर गांव, एफर्ट किया है, हर हर गली गांव को में छान है, मारा, काफी उसको संघर्ष किया और अपना नाम उसको बनाया। उससे पॉपुलर हुए हैं। दो विषयों पर और बात करते हैं बीजेपी पर आने से पहले। एक चीज तो ये कि रामकुमार गौतम जी का अभी क्या रुख रहेगा। अभी तो वो जेजेपी की टिकट से जीते थे, तो इस बार बीजेपी यहाँ से कोई कैंडिडेट देगी, अगर देगी तो उसकी क्या स्थिति रहने वाली है। और दूसरी जो उसकी बहन पार्टी है आईएनएलडी, वो आईएनएलडी की यहाँ क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि यहाँ जाट समुदाय के वोटर बहुत ज्यादा हैं, 50% जाट समुदाय के वोटर हैं। और सीट भी जो है वो आईएनएलडी के इन्फ्लुएंस वाले, देवीलाल परिवार के इन्फ्लुएंस वाले इलाके में पड़ती है। तो इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आईएनएलडी से तो केवल 2 ही ऑप्शन है। एक तो मुझे लग रहा है उमेद लोहान जी, जो कि आदर सिंह चौटाला के बहुत करीबी माने जाते हैं, आईएनएलडी में वर्तमान में है। उन्हें आईएनएलडी चुनाव टिकट देकर यहाँ विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। और एक राय सिंह मोर जी, जो 2009 में शायद चुनाव हार गए थे, कैप्टन 2014 में कैप्टन अभिमन्यु से चुनाव हार गए थे। तो मुझे लगता है राय सिंह मोर जी या फिर उमेद लोहान में से किसी एक को यहाँ पर आईएनएलडी चेहरा बना सकती है। जेजेपी का अब आज की परिस्थिति में ऐसा कोई वोट बैंक बचा नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार आईएनएलडी और जेजेपी 2 अलग अलग पार्टी हो गई थी आईएनएलडी के विघटन के बाद, और जेजेपी को बूस्टअप मिला था, वो जेजेपी का बूस्टअप डाउन हो गया है। वो गुब्बारा जो हवा भरी गई थी वो छूट गया है। जेजेपी अपने किसी स्थानीय कार्यकर्ता को वहां से टिकट दे सकती है। किसी बड़े चेहरे का चुनावी मैदान में आना मुझे मुश्किल लगता है। जी, अगर ये आईएनएलडी जेजेपी की स्थिति तो आपने बता दी, लेकिन अगर आईएनएलडी किसी को कैंडिडेट को उतारती है तो लगभग कितने वोट लेने की क्षमता रखती है? देखिए, जो राय सिंह मोर जी हैं, यदि वो प्रत्याशी बनते हैं तो उनका खुद का गांव है, मेरे ध्यान से उतर गया, बहुत बड़ा गांव है उनका, शायद 10,000 के करीब वोट्स हैं। तो लगभग उनका गांव हमेशा से उनके साथ रहा है। मुझे लगता है कि अगर राय सिंह मोर या फिर उमेद लोहान कोई भी प्रत्याशी होते हैं तो अप्रोक्स 8 से 10,000 वोट लेने की क्षमता रखते हैं। की क्षमता रखते हैं जी। और रामकुमार गौतम जी का क्या होगा, वो किस तरफ रुख करने, क्योंकि पिछले दिनों जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उन्होंने जो इंडिकेट किया था कि अपने जो समर्थक हैं कि बीजेपी को वोट करें, कुछ ऐसा उनका हल्का सा इंडिकेशन आया था, स्पष्ट रूप से तो उन्होंने नहीं बोला था। तो आपको क्या लगता है कि उनका रुख किस तरफ रह सकता है? देखिए, यदि भाजपा उन्हें चुनाव लड़वाना चाहेगी अपने दिग्गज चेहरे कैप्टन अभिमन्यु की टिकट काट कर, तो वो भाजपा में जा सकते हैं। वैसे 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे और ये भाजपा की टिकट पर विधायक बने, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इनकी काफी करीबी मानी गई, इसलिए उन्होंने 2009 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। परंतु कांग्रेस की टिकट पर ये हार गए थे और शायद सरोज मोर यहाँ से चुनाव जीती थी 2009 में। तो मुझे जहां तक ज्ञात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी इनका अलगाव नहीं है बल्कि लगाव है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में ही उस टाइम भाजपा की टिकट पर विधायक होते थे। परंतु मुझे भाजपा कैप्टन अभिमन्यु की टिकट काटकर रामकुमार गौतम को चुनाव लड़वाती नहीं दिख रही। हाँ, यदि रामकुमार गौतम चुनावी राजनीति में रहना चाहेंगे तो उनके पास ऑप्शन कांग्रेस का जरूर रहेगा। हाँ, ये इसका बात ऑप्शन रहेगा। क्लियर है कि वो जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना भी नहीं चाहेंगे और जेजेपी इन्हें दोबारा चुनाव लड़वाना भी नहीं चाहेगी। तो रामकुमार गौतम जी के पास किसका ऑप्शन है, कौन सी पार्टी देखिए, की? ज्यादा संभावना तो कांग्रेस की दिखाई दे रही है, या फिर वो चुनावी राजनीति से दूर हो जाएंगे। जी, अब बात करते हैं बीजेपी की, जिसकी वजह से ये सीट एक वीआईपी सीट है।
कैप्टन अभिमन्यु के बारे में जो मैंने आपको शुरू में बताया, इंट्रोडक्शन में बताया कि बीजेपी के काफी कद्दावर नेता हैं। और जब बीजेपी 2014 में पावर में आई थी, तो बीजेपी के जो दो मुख्य चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों में से एक जो है वो साफ तौर पर बोलूं तो अमित शाह जो है वो चाहते थे कि कैप्टन अभिमन्यु जो है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी के करीब होने के कारण मनोहर लाल खट्टर जो है वो मुख्यमंत्री हो गए। ऐसी चर्चाएं थी, ऐसी हवा में चर्चा थी और उन्होंने काफी कोशिश भी की। तो कैप्टन अभिमन्यु की इस बार क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि पिछला चुनाव वो हार गए थे और ये तय है कि अगर वो चुनाव जीते तो कैबिनेट में उनको बहुत बड़ा पद मिलेगा, लेकिन वो चुनाव ही नहीं जीत पा रहे हैं। लोकसभा का भी चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां भी उनको टिकट नहीं दिया गया। तो अब क्या स्थिति आप देखते हैं बीजेपी की इस क्षेत्र में? क्या कैप्टन को ही टिकट मिलेगा या किसी और को भी टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, मैं आपको एक बात से अवगत करवा दूं। मैं कैप्टन अभिमन्यु को 2004 से जानता हूं, जब कैप्टन अभिमन्यु पहली बार 2004 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े थे। 2005 में जब इन्होंने उपचुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लड़ा रोहतक लोकसभा सीट से, उसके बाद इन्होंने नारनौंद का रुख किया और 2009 में विधानसभा चुनाव नारनौंद की सीट पर लड़ा। फिर 2014 में इन्हें सफलता भी हाथ लगी। 2009 में ये तीसरे स्थान पर रहे थे। 2009 में मुझे लगता है कि राम कुमार गौतम दूसरे स्थान पर, सरोज मोर विजेता बनी थी और कैप्टन अभिमन्यु लगभग 37,000 के करीब वोट भी प्राप्त किए थे, अच्छे खासे वोट प्राप्त किए थे। इसलिए इन्हें 2014 में सफलता मिली और 2014 में जो वोट मिले, इन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वोट मिले। उस समय भाजपा की एक हवा थी, नरेंद्र मोदी भारत में नए नए प्रधानमंत्री बने थे और हरियाणा में भी भाजपा की लहर थी। उस समय मुख्यमंत्री की दौड़ में थे कैप्टन अभिमन्यु, तो वहां के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर कैप्टन अभिमन्यु को वोट दिया, परंतु ये मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए। 17 महकमे इन्हें मिले थे, मुझे जहां तक ज्ञात है 17 महकमों के ये मंत्री होते थे, जिसमें मुख्य राजस्व मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, दो बिल्कुल पावरफुल मिनिस्ट्री इनके पास होती थी। परंतु ये वहां की जनता और जो इनके कार्यकर्ता थे उनकी आशाओं पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए इन्हें 2019 में सफलता हासिल नहीं हुई। और एक और चीज जो कि हरियाणा में प्रसिद्ध है, कांटा निकालने वाली, जो मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे उस समय 2019 में, तो उन्होंने अपने रास्ते के सभी कांटे निकाल दिए थे। ये बात चाहे वो रामविलास शर्मा के बारे में कही जाए या कैप्टन अभिमन्यु के बारे में कही जाए या फिर ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में कही जाए, उन्होंने अपने रास्ते के सारे कांटे, जो भी सीएम की कुर्सी की तरफ देखता था या सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ता था, मनोहर लाल खट्टर जी ने बिल्कुल आरामदायकता से उन्हें अपने रास्ते से हटाने का काम किया। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सब लोग अपनी सीट से मनोहर लाल खट्टर की वजह से हारे या अपनी सीट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए? अपनी सीट को तो प्रोटेक्ट करना एमएलए का अपना काम है ना। देखिए, ये मंत्री थे, परंतु कई बार होता है वहां पर एक सीएम लॉबी भी काम करती है। सीएम के पास सीआईडी रिपोर्ट्स होती हैं, वो कितने मार्जिन से चुनाव हारे हैं। एक एंटी इनकमेंसी क्रिएट हो गई नारनौंद के अंदर और जो बड़े कद्दावर चेहरे 9 मंत्री, खट्टर सरकार में जो 9 मंत्री होते थे, सभी चुनाव हार गए। केवल अनिल विज और मुझे लगता है एक शायद ओम प्रकाश यादव बामुश्किल अपनी सीट बचा पाए थे। नहीं, बहुत नहीं थे। देखिए, मैं इस बात से पूरा एग्री नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि सीट, अपनी सीट को सेव करके चलना, ये हर एमएलए का और खास तौर से मंत्री का काम होता है। एक 2019 का जो चुनाव था, उसमें एक फैक्टर ने और काम किया था। मैं आपको नारनौंद के चुनाव के बारे में बता दूं। कैप्टन अभिमन्यु की रोहतक में कोठी है सेक्टर 14 में, और 2016 के जो
जाट संजय आरक्षण के समय उनकी कोठी जला दी गई थी और उसमें कुछ युवाओं पर उसके केसेस चल रहे थे। उन केसेस का मामला काफी लंबा चला। जो जाट समाज ये चाहता था कि उन बच्चों को छोड़ दिया जाए और उन केसेस में मुझे लगता है उसका खामियाजा भी कैप्टन अभिमन्यु को, जो जाट आरक्षण 2016 का हुआ था, जाट समाज उनसे इसलिए भी अलग हो गया और उनके खिलाफ दिखाई दिया 2019 के चुनाव में। पहली बार किसी सीट पर जाट समाज के मतदाताओं ने रामकुमार गौतम जैसे ब्राह्मण कद्दावर चेहरे को खुलकर वोट दिया। नहीं, वो तो इसलिए दिया क्योंकि जेजेपी का सपोर्ट था उनको, जेजेपी के कैंडिडेट थे और जो चौधरी देवीलाल परिवार का इन्फ्लुएंस का इलाका है उसमें वो आते थे, इसलिए दिया। इस बार आपको क्या स्थिति लगती है कैप्टन? देखिए, इस बार मुझे जेजेपी और आईएनएलडी कहीं फ्रेम में दिखाई नहीं दे रही। यह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा, परंतु कांग्रेस बीजेपी का तो हम प्रत्याशी मानकर चल सकते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु होगा, परंतु अभी हम कांग्रेस का प्रत्याशी फाइनल नहीं मान सकते कि कौन होगा। कांग्रेस के पास लंबी फहरिस्त है और यहाँ प्रत्याशी कौन होता है उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुकाबला कैसा होगा, बढ़त में वैसे कांग्रेस तो रहेगी या भाजपा रहेगी। जी, वैसे तो ये भी सुनने में आया है कि कैप्टन अभिमन्यु किसी दूसरी सीट से ट्राई कर रहे हैं। जींद की सीट पर्टिकुलरली उनकी नजर पर है, तो जींद की सीट तो पॉसिबल नहीं दिखती है क्योंकि वहाँ जो कृष्ण मिड्ढा है, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, वो काफी पॉपुलर लगते हैं, तो किसी और सीट पर जा सकते हैं। किसी और सीट पर जाने का इनकी संभावना है जहां से इनके जीत के समीकरण बनते हैं, क्योंकि सीट देखिए चेंज करवाने में तो इनको सफलता मिल सकती है क्योंकि काफी देखिए इन्फ्लुएंस है इनका। कैप्टन अभिमन्यु ऐसी सीट की तलाश कर रहे हैं जहां पर जाट मतदाताओं की तादाद कम हो और नॉन जाट मतदाताओं की तादाद ज्यादा हो। जी, इसलिए वो जींद में नॉन जाट मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है, परंतु वहां पर हमेशा से ही, अब पिछले काफी वर्षों से यहाँ पर नॉन जाट ही प्रत्याशी जीतता आया है। मुझे लग रहा है किशन मिड्ढा परिवार, पहले उनके पिताजी 2 बार विधायक रहे, अब 2 बार से किशन मिड्ढा विधायक बन रहे हैं, तो मुझे उनकी टिकट कटनी काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। उनकी टिकट के बाद वहां पर जवाहर सैनी, जो पहले नगर परिषद के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, राय सैनी जिनकी पुत्रवधू आज भी वहां की चेयरपर्सन है नगर परिषद की, उसके बाद रामनिवास गोयल जो पुराने भाजपाई हैं, और कई ऐसे चेहरे हैं जो पर वहां टिकट की दौड़ में हमने हैं। सर्वे में मुझे इन सबका लगता नहीं नाम कि दिया था कैप्टन मन्नू। जोगिंदर जी, हाँ जी, इन सर्वे में हमने इन सबका नाम दिया था लेकिन इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं हमारे सर्वे में। तो राजकुमार सैनी जी इसलिए को भी किशन 10% मिड्ढा लोगों ही ने, यहाँ ज्यादा लोकप्रिय हैं। कृष्ण मिड्ढा काफी लोकप्रिय लगते हैं, काफी ज्यादा संख्या में लोगों ने उनको वोट दिया। तो कुल जमा जो लगता है कि जस्सी पेटवाड जो है कांग्रेस की तरफ से आगे दिखते हैं अभी, और लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सीट के लिए लड़ाई होगी क्योंकि जो सोशल शैलजा इंजीनियरिंग है। मैटर करेगी या ब्राह्मण चेहरा भी उतार सकती है कांग्रेस। यहाँ रामकुमार गौतम यदि कांग्रेस की टिकट पर लड़ना चाहेंगे, रामकुमार गौतम या प्रोफेसर राम भगत शर्मा, इनमें से भी कोई एक प्रत्याशी हो सकता है। जी, तो कांग्रेस की टिकट के लिए काफी जद्दोजहद रहेगी। दो लोगों की, दो शेरों की यहाँ पर लड़ाई है, डॉक्टर रजा चौधरी और जस्सी पेटवाड, और उसमें तीसरा जो है वो बाजी ना मार जाए, इसलिए राम कुमार गौतम का नाम भी आ सकता है, ये कहना है जोगिंदर जी का। और बीजेपी की तरफ से तो सीट अभी तक तो इस सीट पर जो बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों से पता चला, इस सीट पर कैप्टन अभिमन्यु का ही नाम है, लेकिन वो ये सीट बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी किसी ब्राह्मण को उतार दे तो कैप्टन अभिमन्यु के लिए चांस भी बन सकता है, क्योंकि जाट समुदाय का जो वोट है वो बड़ी संख्या में है, यहाँ पर लगभग 50% है। उसके बराबर ब्राह्मण समुदाय का वोट आता है 9 से 10% के करीब। तो साथियों, ये आपने नागौंद सीट के बारे में आज की स्थिति जो है उसका विश्लेषण सुना। हम और फिर किसी नई सीट पर विश्लेषण के लिए आएंगे आपके पास। तब तक के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। आप जितना सब्सक्राइब करते हैं हमारा लाभ भी होता है। हम आपको पार्टियों की खबरें और पार्टियों के अंदर की खबरें सब देंगे। आपने समय दिया जोगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।